दोस्तों आप सभी का यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 2018 से 2023 तक के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसके पहले हमने 2019 तक का देख लिया। पॉलिटी सेक्शन चल रहा है। आज हम देखेंगे पॉलिटी सेक्शन का ही 2020 के क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार और बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम को सर्च हिस्ट्री में जाकर आप स्टडी एंड आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। इस पे आपको सारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी और आने वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर क्लासेस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस सीरीज का नाम है वार्म अप सीरीज। जैसा हमने पहले ही बताया है कि हमें टाइप 2 टाइप का इंसान बनना है। किसी भी एग्ज़ाम को, या यूपी पीसीएस का हो, एमपी पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, सबसे पहले हमें पीवाईक्यू देखना चाहिए। उससे हमें ये पता चलता है कि कैसे पूछा है, क्या पूछा है, कितना पूछा है, और उसी के हिसाब से हमें सिलेबस को देखना चाहिए। तो बात करते हैं यूपी पीसीएस पॉलिटी सेक्शन 2020 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया, पंचायती राज से क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, भाग 9, भाग 3, भाग 6, भाग 4 का। तो आपको बताना था किस भाग में पूछे गए। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी भारत में वो 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज सिस्टम शुरुआत की गई थी और उसके बाद 1993 में ये लागू हुई थी। ठीक है। और जो पंचायती राज सिस्टम, ये संविधान के 11वीं जो है अनुसूची में शामिल किया गया है। शेड्यूल भी आपको याद रखना है। ठीक है। और भारत में जो है 3 स्तर पर ग्राम पंचायत सिस्टम है, यानी पंचायती सिस्टम है। पहले स्तर पर देखेंगे, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर आएगी, उसके बाद जिला परिषद। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भाग 9। इसके अलावा तुरंत उसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, यानी पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ी गई, इसी के बारे में पूछा है। तो तृतीय तल की बात करें तो तृतीय तल अभी हमने बताया कि तृतीय सिस्टम यानी थर्ड जो लेयर है वो जोड़ा गया 1992 में। ठीक है। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था जो है 1993 में। जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन दौरान लागू हुआ था 1993 में। तो उसी का यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो हमने बताया। इसके अलावा भारतीय संविधान की भाग की बात करें तो वर्तमान में जो आर्टिकल हैं वो 448 हैं, 25 पार्ट हैं। ठीक है। और 12 जो है शेड्यूल हैं। उन सब का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, इसको आपको देख लेना है कि किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आप देखेंगे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको जो है पूरे पार्ट जितने भी हैं सबका जो है लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है 1992 में। ठीक है। और ये 3 सिस्टम की बात कर रहा है, त्रिस्तर की बात कर रहा है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कानून यानी संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा क्या करना संभव नहीं है? इन 4 ऑप्शन में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो इसमें बताना है कि क्या जो है संसद नहीं कर सकती आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आपको समझना है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या संसद कर सकती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत देखेंगे तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत एक राज्य से क्षेत्र से को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों और या कुछ हिस्सों को एकजुट करके नए राज्य तैयार कर सकती है। किसी भी राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल देना, किसी भी राज्य का नाम बदलना। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद ये सभी कार्य कर सकती है। लेकिन जहाँ तक नए राज्यों का प्रवेश की बात है तो ये जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है संसद नहीं कर सकती। इसके लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन करना पड़ता है। ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ने से पहले इसमें देखिए इंडियन स्टेट दिया गया है। अब उस स्टेट का कब बर्थ हुआ था, ठीक है, कैसे जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, वो एक्ट दिया गया है,
और उसका स्टेटस जो है दिया गया है कि पार्ट बनने से पहले क्या स्टेटस था, उसके बारे में देखिए 29 के 29 राज्यों का यहाँ पर दिया गया है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो देखिए हर राज्य का जो है अलग अलग आपको दे दिया गया है, तो इसको भी आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, कौन सा राज्य कब बना, किसके द्वारा बना, पहले के अब किस पार्ट का जो है किस प्रोविंस का हिस्सा था। इसके अलावा देखिए इसमें जो है 2019 तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में दिया गया है शॉर्ट में, टू द पॉइंट, और क्यों अमेंडमेंट हुए, क्या सब्जेक्ट था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, उसके सब्जेक्ट क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 2023 में भी क्वेश्चन आया है कि शेड्यूल फर्स्ट में या फिर शेड्यूल 5 में क्या क्या प्रोविज़न है, शेड्यूल 3 में क्या प्रोविज़न है, तो इसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें देखिए हमने पूरा डिटेल में दे दिया है क्यों उसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रियम्बल में 7 शेड्यूल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट सिस्टम और जुडिशरी, ठीक है, इन सब में जो है ट्रिब्यूनल ऐड किया गया था इसके द्वारा, इन सब में जो है संशोधन किया गया था। अब 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था। डीपीएसपी में देखिए 39, 39A, 43A, 48A ये सब जोड़े गए थे, ये आर्टिकल आपको देख लेना है। इसके अलावा कंक्रीट लिस्ट में जो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, वेट मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब जोड़ा गया था। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी में 42वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 51A जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। फिर 86वां अमेंडमेंट हुआ, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें जो है माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए वार्ड के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब जुडिशरी में देखिए, जुडिशरी में भी जोड़ा गया था। इसके बाद जो है ट्रिब्यूनल शामिल किया गया था। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता नीति लागू की गई थी, बच्चों और पर्यावरण की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके बाद जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद 1978 में 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर 301 में जो है एक जो है कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है, हमने सारा डिटेल दे दिया है, आपको कहीं से कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो जहाँ तक बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष को जो है हटाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका की बात करें, तो इसमें कोई संसद की भूमिका नहीं होती, क्योंकि आर्टिकल जो है 317 के तहत जो है देखेंगे केवल राष्ट्रपति के आदेश से जो है इसको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो होगा ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन 3 यूपीएससी की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन 3 सही होगा। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रकार देखेंगे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्यपाल के राज्य निर्वाचन आयोग में। तो जो पंचायतों का इलेक्शन होता है वो होता है राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी का, देखिए जो हमने बताया उसी का एनालिसिस दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, प्रोविज़न दिया है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 होना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, और एक देखिए यहाँ पर जो 315 लिखा गया है, यहाँ पर 315 नहीं था, 324 था। तो अंतर्राज्यीय परिषद 363, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग जो है 324। तो इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी।
क्योंकि इसमें अगर इस ऑप्शन में 324 दिया है तो लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसका संबंध देखेंगे, उसका संबंध 315 से है। लेकिन 324 का किसका संबंध है? 324 संबंध है चुनाव आयोग से। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हालांकि अगर इसको 324 इसमें ना लिखे तो ये चारों ऑप्शन जो हैं सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो था 324 दिया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। इसे जो है संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में जो है बनाया गया था। ठीक है, जो सीवीसी है यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के प्रति नहीं। तो इस प्रकार इसमें जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें तो इसमें पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है सही क्रोनोलॉजी आपको बताना है, मतलब सही कालक्रम के अनुसार आपको जो है बताना है। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिराज व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन थे और सबसे लास्ट में कौन थे। तो अगर बात करें जयंती पटनायक की, तो जयंती पटनायक जो थी वो पहली जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल था 1992 से 1995। इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी आई, इनका कार्यकाल था 2002 से 2005। इसके बाद आई गिरिजा व्यास, इनका कार्यकाल जो था वो 2005 से 2011 था। इसके बाद आई ममता शर्मा, ममता शर्मा का कार्यकाल था 2011 से 2014। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार होगा इसमें ऑप्शन डी। तो इसके बाद देखेंगे, इसके में देखिए सीवीसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, 8 का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 2014 तक तो ममता शर्मा है। 2015 की बात करें उसके बाद जो थी महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा। ठीक है, अभी कौन है? रेखा शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें पूछा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 या जे कह लीजिए, जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो 371 जे के अंतर्गत बात करेंगे तो हैदराबाद और कर्नाटक को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है। जहाँ तक नागालैंड की बात है तो नागालैंड को 371 ए के अंतर्गत जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, और ये हैदराबाद कर्नाटक को 371 जे के अंतर्गत जो है 98वें संविधान संशोधन द्वारा 2012 में जो है इसको संवैधानिक स्थिति या विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में पूछा है इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य की बात की तो भाग 4A, राज्य की भाग 6, भारत के महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14। इसमें बताना है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। जहाँ तक भारत के महान न्यायवादी की बात है तो वो जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 13 की जहाँ तक बात है, भाग 13 का संबंध राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 301 और से 305 तक देखेंगे तो व्यापार और वाणिज्य का जो है इसमें डिस्कस किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, इसको भी आपको देख लेना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की।
ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो संसद की, भारतीय संसद की आपको लार्जेस्ट कमेटी बताना है, कौन सी लार्जेस्ट कमेटी है। एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बताना है कि भारतीय संसद की लार्जेस्ट कमेटी कौन कौन सी है। कौन सी है इसमें चारों में से, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो जहाँ तक बात करें इसमें सबसे बड़ी कमेटी की, तो सबसे बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। इस समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो है इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। 30 सदस्य होते हैं, सभी जो है लोकसभा से होते हैं, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ही जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके डिटेल के बारे, इसमें डिटेल याचिका समिति जो भी और अन्य समितियाँ उनके बारे में भी दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो इसमें देखेंगे जो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित है वो है अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता के बारे में बताया गया, कैसे नागरिकता दी जा सकती है, कैसे नागरिकता ली जा सकती है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तक दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नहीं, ये 13 है। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से एक कथन ए है, दूसरा कार्ड आर है, कहा गया है तो बताना है इसमें कौन सा सही है। कथन ए में कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कार्ड दिया गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कथन और कार्ड को मिलाकर। तो जहाँ तक निरंतरता और परिवर्तन की बात है तो वो भारतीय राजनीति में पाई जाती है, ये बात भी सही है। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर बात करें तो निम्न राजनीतिक कार्यशैली में आधुनिक शैली पाई जाती है, परंपरागत शैली पाई जाती है, संत शैली पाई जाती है। लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। और इसके अलावा कथन दिया गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता, परिवर्तन एवं मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो सही होगा, कथन कारण दोनों सही है और आर जो है यानी कारण जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा। बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे कि राज्य में जो मुख्यमंत्री को जो है, मुख्यमंत्री सहित जो है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है मंत्रिपरिषद की। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ पूछ रहा है। तो मंत्रिपरिषद की मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें, संख्या की बात करें तो मिनिमम 12 हो सकती है और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम होती है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके 15% हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान
के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब स्पष्ट किया गया? तो ये तो सबको पता है कि केशवानंद भारती वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सबके सामने लाया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या के बारे में दिया है, विधानसभा की अधिकतम संख्या के बारे में दिया है, इसको आपको देख लेना है। केशवानंद भारती मामले के बारे में दिया है, उसमें क्या क्या प्रावधान है इसको भी आपको देख लेना है। अब मूल संरचना के अंतर्गत क्या क्या शामिल है इसको भी आपको देख लेना, क्योंकि फैक्ट में इसी से पूछे जाते हैं कहीं कहीं कि ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें कौन बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। इसके अलावा इसने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन करेक्टली जो है मैच नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और स्वतंत्रता कानून सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम का संगठन पंचायतें। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का पृथक्करण कार्यकारी से, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जहाँ तक बात करें अनुच्छेद 48 का, तो उसका संबंध कृषि और पशुपालन संगठन से है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 का संबंध जो है कार्यपालिका और से न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण से नहीं है, बल्कि कृषि और पशुपालन संगठन से है। इसके अलावा और सारी डिटेल आपको पढ़ लेना है इसमें से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उत्तर बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत जो भी आर्टिकल शामिल है इसको भी आपको देख लेना है। कभी कभी आर्टिकल दे देता है, पूछता है कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत। अब बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। ऑप्शन 2, भारत महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद जो है तय करेगी। सही उत्तर आपको बताना है इसमें। जहाँ तक भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात है, तो भारत का सर्वोच्च जो है लॉ अधिकारी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, संविधान में ना तो इसके पद की अवधि की चर्चा की गई है, ना तो इसके हटाने की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है धारण करता है, और राष्ट्रपति ही उसका वेतन पारिश्रमिक सब निर्धारित करता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो सही होगा केवल और केवल ऑप्शन ए जो होगा या एक जो होगा वो सही होगा, ठीक है। 2 गलत है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। उसके कर्तव्य के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, तो आपको सही बताना है। भारतीय संघवाद को अर्ध संघी कहा जाता है। भारत के एक स्वतंत्र न्यायपालिका है न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन, कथन और कारण में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो भारतीय संघवाद को एक अर्ध संघी कहा जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो जुडिशल रिव्यू की शक्ति के साथ शक्ति रखता है, ये बात भी सही है। लेकिन इससे ये नहीं जाहिर होता कि यह एक अर्धसंघी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है कारण कथन दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आपको देख लेना है। एनसीईआरटी की जो हमने क्लास शुरू की है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करवा रहे हैं 11 ओल्ड एनसीईआरटी में, उसमें हमने इस कथन की चर्चा की थी केशरी वेयर के बारे में, कि उन्होंने भारत को के बारे में क्या कहा था, भारतीय संघीय सरकार के बारे में उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। तो उसी कथन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, ये 17 है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हो सकती है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, सामान्य विधेयक। इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो है सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयक पर ज्वाइंट सेशन हो सकती है, धन विधेयक पर नहीं होता, विनियोग विधेयक पर नहीं होता, संवैधानिक संशोधन पर भी नहीं होता। जो सामान्य विधेयक है उस पर हो सकता है इस ऑप्शन के हिसाब से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया?
तो जहाँ तक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की बात है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साधारण विधेयक के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा किया गया है। इसके अलावा धन विधेयक 110 में, साधारण विधेयक 106, 107 में चर्चा की गई, वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117 में, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत चर्चा किया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए तिरंगे को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को, इसके बारे में जो चर्चा किया गया है इसके बारे में आपको डिटेल में जो है हिस्ट्री आपकी पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके प्रावधान दिए गए हैं, आपको मिलान करना है, सही मिलान आपको बताना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 बी या ख, आर्टिकल 94, आर्टिकल 90, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। जहाँ तक आर्टिकल 61 की बात है तो उसका संबंध राष्ट्रपति के महाभियोग से है। इसके अलावा आर्टिकल 67 ख या बी का संबंध राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया से है। इसके अलावा आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाना, आर्टिकल 19 बचता है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। तो उस प्रकार से देखेंगे इसमें जो सुमेलित होगा ए का 2, बी का, एक सेकेंड, आर्टिकल 61 हो जाएगा उपराष्ट्रपति पर, सॉरी राष्ट्रपति पर महाभियोग से। आर्टिकल 67 हो जाएगा ख जो है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा इसमें जो अनुच्छेद 94 है वो हो जाएगा स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 की बात जहाँ तक है वो हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो ये मिलान जो है करेक्ट कर लीजिएगा। इस हिसाब से देखेंगे ए का 2, बी का 3, इसमें 3 नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए बी का 3, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसको आप जो मिसमैच है उसको मैच कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विकास अन्वेक्षणिक और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीतियों का अन्वेक्षण करता है निम्नलिखित में किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आएगा नीति आयोग के अंतर्गत जो है आता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। तो देखिए ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1। 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 बी में, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाना, 94 में जो है अध्यक्ष उपसभापति के कार्यालय अवकाश इस्तीफे के साथ कार्यकाल, अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति के पद का निष्कासन संबंधित प्रावधान है। तो इस प्रकार जो है इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है। नीति आयोग के बारे में भी इसको दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारी जो है आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही यूपीएससी के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें एपिसोड 1 हो गया, एपिसोड 2 जल्द ही अपलोड होने वाला है, उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।